हेलो नमस्कार साथियों। तो आज हम इस वीडियो में 71st बीपीएससी प्रीलिम्स पेपर का डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो पेपर जो है आइए देखते हैं। तो हमारे पास जो पेपर एच है इसका सॉल्यूशन जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग जो है एक एक करके 1 to 150 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखेंगे। साथ ही साथ डिटेल्ड आंसर भी देखेंगे कि क्या किसका क्या आंसर होगा और क्यों ये इसका आंसर होगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, वन बाय वन शुरुआत करते हैं। तो चलिए यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला सवाल है कि यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक एसटीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी, या 2023 में कितनी हो गई। तो यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष से बढ़कर 2023 में 72 वर्ष की हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था। तो जो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर होगा, फरवरी 2025 में जो एआई एक्शन समिट जो है वो पेरिस में आयोजित हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 96 में अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास पुअर थिंग्स होगा। जो एमा स्टोन है उनको पुअर थिंग्स फिल्म में अभिनय के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो है उनको ऑस्कर मिला था। अब आते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल हमारे पास कह रहा है कि किस गुजराती फिल्म में 70वें राष्ट्रीय पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारे पास इसका हो जाएगा वो है कच्छ एक्सप्रेस हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा कच्छ एक्सप्रेस होगा। गुजराती फिल्म जो कच्छ एक्सप्रेस है वो राष्ट्रीय एकता, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसको मिला था। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव। फाइव क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसमें जो है यहाँ पे जो है 2024 में जो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार का जो विजेता है वो हमारे पास फुनतुशो कर्मा है, ये जो भूटान के हैं। और रूरल डॉक्टर मूवमेंट जो कि दक्षिण कोरिया के हैं। तो इन दोनों को मिला है। तो इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक के यहाँ पे। फिर सिक्स सवाल है, नेक्स्ट सवाल आ जाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे जो इसका जो आंसर होगा कि आकाश तीर जो है भारतीय सेना की वायु रक्षा प्रणाली का मुख्य हिस्सा है। ठीक है, और CAISR से एकत्रित है। ये जो है भारत के CSIR प्रणाली से सहजता से एकत्रित करता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। और यहाँ पे जो है क्या है कि रक्षात्मक से सक्रिय सैन्य रणनीति में बदलाव को भी दर्शाता है। तो यहाँ पे बी और सी दोनों आंसर जो है यहाँ पे करेक्ट है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, सिक्स का डी होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मुख्य हिस्सा है। तो ये रक्षा प्रणाली का मुख्य हिस्सा है। तो ये भी सही हुआ। सतवां आता है सेवन क्वेश्चन। सेवन क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया तहत के भारतीय की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो है एमबीटी अर्जुन टैंक है, एमबीटी अर्जुन टैंक और एटीएजीएस जो है तोपखाना, ये जो है मेक इन इंडिया पहल द्वारा जो है हमारे पास समर्थित स्वदेशी रक्षा प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे मुख्य युद्धक टैंक जो है एमबीटी अर्जुन और उन्नत टोड आर्टिलरी गन सिस्टम जो है ये हमारे पास है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा हमारे पास क्या होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा दिन हेलीकॉप्टर मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो 27 जनवरी हो जाएगा। हम लोग जो है होलोकॉस्ट स्मृति दिवस प्रतिवर्ष 27 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, अब आते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन। 9 नंबर कर रहे हैं बानू मुस्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास जो आंसर होगा इसका जो होगा बानू मुस्तक की जो किताब थी वो हॉट लैम्प जो है वो 2025 में जो है इसको जो है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है। ठीक है,
अब आते हैं 10 नंबर सवाल। 10 नंबर हमारा सवाल कह रहा है कि सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्व नदियों भारत को आवंटित की गई है, निम्नलिखित में कौन सी उनमें शामिल नहीं है? तो यहाँ पे जो हमारे पास जो है सिंधु जल समझौता, जो 1960 का सिंधु जल समझौता है, उसमें 3 पूर्व नदियां हमारे पास कौन कौन से हैं? रावी, सतलज और एक ब्यास थी, ठीक है। तो भारत, ये जो है भारत को आवंटित है, लेकिन जो झेलम जो है ये क्या है? पश्चिमी नदी है। तो ये जो झेलम पश्चिमी नदी है ये पाकिस्तान को आवंटित है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा हमारे पास 10 का ए झेलम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसमें कह रहा है कि पूर्व नदियों में सम्मिलित है, तो ये जो झेलम है वो पश्चिमी नदी है, रावी और सतलज और व्यास जो है वो क्या है? पूर्व में सम्मिलित है, ठीक है। अब आते हैं 11th का आंसर। 11th क्या आपको कह रहा है कि यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप सीपीएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 11 का जो आंसर हो जाएगा, तो यूएनडीपी द्वारा जो है विकसित कैपेबिलिटी, सीपीएम का मतलब होता है कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर में, तो स्वास्थ्य पोषण के अभाव जो है, यहाँ पे जो है स्वास्थ्य पोषण के अभाव के प्रॉक्सी के रूप में बाल कुपोषण और शिक्षा और ज्ञान को अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया। तो शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए ये महिला निरक्षरता को शामिल किया गया। और यहाँ पे ये जो है कि सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर जो हमारे पास जो हो जाएगा, यहाँ पे 1 एंड 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 एंड 2 का यहाँ पे आंसर सही होगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास 12 नंबर का। तो 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि अप्रैल सितंबर 2024-25 में भारत के जो जो शीर्ष 10 निर्यात वस्तुओं में जो है वो क्या है कि पेट्रोलियम उत्पाद और लौह इस्पात शामिल थे, ठीक है। और लेकिन जो है इसमें जो है बासमती चावल है वो शामिल नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बासमती चावल हो जाएगा। फिर 13 है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 आईएसएफआर 2023 के अनुसार क्या है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे जो है जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आईएसएफआर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है महाराष्ट्र जो है देश में सबसे अधिक वृक्ष आवरण, जिसको ट्री कवर बोलते हैं, पाया गया है। और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसमें जो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है हमारे पास 13 का सी हो जाएगा कि सबसे अधिक जो हमारे पास जो है महाराष्ट्र में है, पाया गया है। और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा वो क्या है? आ रहा है 13 का सी आ रहा है, ठीक है। चौथा हमारे पास है कि 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात के निम्नलिखित में से किस देश में की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी, ठीक है। तो 14 का जो आंसर होगा 2023 में जो है वैश्विक सेवा निर्यात में आयरलैंड जो है उसकी विभिन्न रिपोर्ट के अनुसार जो है 4 से 5% से अधिक, और मतलब 7-8% हिस्सेदारी थी। रूस और इंडोनेशिया जो है यहाँ पे ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, इसका हिस्सेदारी कम थी। तो आयरलैंड जो है, आयरलैंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आयरलैंड का जो हिस्सेदारी था वो क्या होता अधिक था, ठीक है। 15वां आता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो है कि ये क्यूआर आधारित ई टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है, तो ये तो सही था कि हम लोग को जो है प्रमाण पत्र मिलता था। यह माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा के निर्माण की सुविधाओं प्रदान करता था, ये भी सही हमारे पास है। और ये जो है हमारे पास जो है पोर्टल जो 11 क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध था, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें जो है सब सही है, कौन कोई गलत यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ पे 15 का आंसर जो है डी हो जाएगा। अब आते हैं 16 आंसर, 16 क्वेश्चन सॉरी। तो किस संगठन ने संयुक्त रूप में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय एमओएचयूए के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक एनयूआईएस डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो इसका जो हमारे पास जो है राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक एनयूआईएस जो है उसका डिजिटल ब्लूप्रिंट आवास शहरी कार्यालय मंत्रालय जो एमओएचयूए है और राष्ट्रीय शहरी अफेयर संस्थान एनआईओ द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास बी हो जाएगा, राष्ट्रीय शहरी मामले स्थान, यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर जो है एनआईयूए जो है इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है एनयूआईएस का जो डिजिटल ब्लूप्रिंट आवास है वो शहरी कार्यालय मंत्रालय एमओएचयूए और राष्ट्रीय शहरी अफेयर संस्थान एनआईयूए द्वारा दोनों के द्वारा जो है संयुक्त रूप से जो है इसको किया गया था, ठीक है।
तो एमओएचयू है तो एनयूआईएस है तो एनएआईयू है, इसका आंसर हो जाएगा 17 का है। 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई की गई थी? तो 31 अक्टूबर 2024 तक जो भारतमाला परियोजना के तहत जो है राजस्थान में सबसे ज्यादा अधिक सड़क का निर्माण अधिक लंबाई सड़क का जो है निर्माण किया गया था। ठीक है। 18 का भी आता है, किसान ऋण पोर्टल केआरपी के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते हैं? तो यहाँ पे जो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा 18 का, ये जो है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड जो है, तो यहाँ पे जो है भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो किसान ऋण पोर्टल को जो है लॉन्च से पहले जो है क्या होता था कि किसान ब्याज अनुदान और जो त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजना के तहत तो जो भारतीय रिजर्व बैंक थे और नाबार्ड को जो है मैनुअल दावा प्रस्तुत करते थे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे है। अब आते हैं कि ये क्या है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा 19 का जो है भारत का, इसमें क्या है कि दिसंबर 2025 यहाँ पे जो है दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया, दुनिया में 7वें सबसे बड़े हैं। तो दिसंबर 2024 में अंत तक भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो लगभग 640 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया था। और उस समय जो है उस समय की जो है आर्थिक आंकड़ा के जो अनुसार है तो दिसंबर 2024 के जो अंत तक जो था वो 640 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया था। तो इसमें जो है इसका 19 का जो है हमारे पास एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हमारे पास 20 बोल रहा है कि एनएचएफएस 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीबी के रूप में दर्ज किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास जो है कि जो है एनएचएफएस 5 जो है जो कि 2019-21 डेटा के अनुसार जो है जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर यहाँ पर हो गया, और हिमाचल प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो है बहुआमी जो गरीबी की जो दर थी वो 6% से कम थी। और उत्तर प्रदेश में जो है ये काफी अधिक थी। तो फिर भी इसमें का जो आंसर जो हो जाएगा हमारे पास क्या होगा कि उपरोक्त में से एक से अधिक, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर हमारे पास 21। तो 21 हमारे पास क्या है, मैच द फॉलोइंग है। तो मैच द फॉलोइंग यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार पीईटी योजना है। तो इसका जो मैच हो जाएगा ये होगा ऊर्जा गहन उद्योग से उत्सर्जन का काम करने का काम करता है। ठीक है। तो इसका जो मैच इसका इससे हो जाएगा। फिर है मिष्टी, यहाँ पे जो है MIST मिष्टी जो है इसका जो है केंद्रीय बजट में पेश किया गया है। तो इसका जो है बी का जो हमारे पास आंसर 1 हो जाएगा। और सी का जो हमारे पास है लाइफ इनिशिएटिव जो है लाइफ LIF जो लाइफ पहल जो है लाइफ इनिशिएटिव, वो 4 नवंबर 2021 में जो है ग्लासगो में जो है COP 2026 में लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे जो है इसका जो सी का जो आंसर होगा वो 4 हो जाएगा। और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP जो है उसका जो हमारे पास जो है तो ये जो है 2019 में जो है एक राष्ट्रीय स्तरीय रणनीति के रूप में लॉन्च किया गया था। तो इसका जो है यहाँ पे आंसर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का 2 है तो ए का 2 हमारे पास ये है, बी का जो है हमारे पास 1 है, और सी का जो है हमारे पास 4 है, डी का 3 है। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम 22 का आंसर देखते हैं 22 क्या है। तो 22 सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या है कि वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार क्या है, तो वार्षिक 2000, तो यहाँ पे जो है PLFS 2023-24 की जो रिपोर्ट के अनुसार है उसमें क्या है कि ग्रामीण जो महिला है, महिला को जो है LFPR में वृद्धि, तो LFPR में वृद्धि तो है तो ये यहाँ पे हो गया। और राष्ट्रीय औसत WPR जो है वो 43.7% से नीचे वाले राज्यों का प्रतिशत। तो ये जो ऑप्शन है ये पहला 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर LFPR में अधिक वृद्धि हुई। और 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जो है ये जो 90% राज्यों में कार्य भागीदारी सभी उम्र के लिए राष्ट्रीय औसत 43.7% से नीचे है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों है तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, उपरोक्त में एक से अधिक। ठीक है। अब आते हैं 23 हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिक और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? तो इसका जो हमारे पास जो है इसका जो है क्या मतलब अटल इनोवेशन जो यहाँ पे बोल रहा है क्या, अटल इनोवेशन मिशन जो विज्ञान प्रौद्योगिक और नवाचार नीति STIP जो है 2020 के परिमाणों में जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, मतलब एक राष्ट्र एक सदस्यता, एक राष्ट्र एक सदस्यता हो गया।
और रिसर्च एंड इनोवेशन एक्सेलेंस फ्रेमवर्क आरआईपीएफ जो है अनुसंधान और नवाचार उत्कृष्टता फ्रेमवर्क जो है आरआईपीएफ इंग्लिश में इसको बोलते हैं, रिसर्च एंड इनोवेशन एक्सेलेंस फ्रेमवर्क शामिल है। और जो यहाँ पे जो अटल इनोवेशन मिशन जो है जो 2016 में लॉन्च किया गया था, अटल इनोवेशन इनोवेशन मिशन 2016 में लॉन्च किया गया था। तो यह जो है एस टी आई पी 2020 का सीधा परिणाम नहीं है, ठीक है। तो जो कि ये जो एस टी आई पी जो हमने बोला, तो ये जो है एस टी आई पी 2020 में जो है एक राष्ट्र एक सदस्यता, तो ये है अनुसंधान और नवाचार उत्कृष्ट फ्रेमवर्क आरपीएफ है, बट अटल इनोवेशन मिशन नहीं है। जिसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अटल इनोवेशन मिशन हो जाएगा। ये अटल इनोवेशन मिशन जो है वो 2016 में लॉन्च किया गया था, बाकी ये सब जो है 2020 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब आते हैं 24 का, ठीक है। तो 24 क्या है, देश के सकल मूल्य अर्थित जीबीए में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2020-21 में से बढ़कर 2022-23 में हो गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा हमारे पास क्या होगा कि बेसिकली जो क्या हुआ था कि इकोनॉमिक सर्वे जो है 2023-24 आदि के जो है अनुसार जो है एमएसएमई जो है देश का सफल मूल्य वर्धित जीबीए में हिस्सा 2020-21 में जो है 27.3% से बढ़कर 2022-23 में जो है 30.1% हो गया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। 25 जो है यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बोल रहा है कि भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसका देखते हैं कि यहाँ पे जो बोल रहा है कि भारतीय सीमेंट उद्योग के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो पहला जो है कि भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। तो जो यहाँ पे जो है भारत में जो विश्व में जो है सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक है। तो ये जो है भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये चीज है। भारत दुनिया में जो है दूसरा उत्पादक है सीमेंट का, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड भी ऑप्शन है कि मतलब कथन वन जो है हमारे पास जो है क्या है कि निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो कथन टू तो गलत है। कथन थ्री क्या है कि भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर और निर्यातों के समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है। तो बेसिकली ये भी तीसरा भी गलत है, क्योंकि अधिकांश जो प्लॉट जो है कच्चे माल के स्रोतों के पास स्थित है, ये बंदरगाहों के पास स्थित नहीं है। तो ये भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि यहाँ पे जो है आ, आ, ये जो हमारे पास जो पहला ऑप्शन जो है वो क्या है कि भारत का उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर वन हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं 26 आते हैं, ठीक है। 26 क्या है कि बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिहार के जो मिशन दक्ष का जो प्राथमिक उद्देश्य जो है वो पिछड़े छात्रों को जो है हमारे पास जो है ग्रेड स्तरीय दक्षता तक पहुंचाने के लिए व्यक्तिगत मेंटरिंग प्रदान करना है। तो इसका जो हमारे पास जो करेक्ट आंसर जो है वो 26 का हमारे पास क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब आते हैं हमारे पास 27 हमारे पास क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो है बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से घटक नहीं है, ठीक है। तो घटक नहीं है, तो ये जो हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे जो है शिक्षा प्रणाली में जीवंतता, ये सही है। समर्थन के लिए नियामक समर्थक ये है। ये अंतरराष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं जो है हमारे पास जो है बिहार युवा बाजार विस्तार योजना शामिल। तो कौन सा घटक नहीं है, तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट होगा, ठीक है। 27 का सी। तो 28 आते हैं। तो 28 बोल रहा है 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसका जो आंसर देखते हैं, तो इसमें जो है 2023-24 में जो है बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के संदर्भ में देखें तो प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में 12.8% वृद्धि, और यहाँ पे तो मौजूदा कीमतों 2023 पॉइंट जीएसडीपी पिछले वर्ष की तुलना में 12.8% का वृद्धि ये हो गया। और तृतीय क्षेत्र को 58.6% हिस्सेदारी, ठीक है। तो देश बिहार के जीएसबी स्थिर मूल्य में तृतीय क्षेत्र की अनुपाति अनुमानित हिस्सेदारी जो हमारे पास 18.6% है। तो यहाँ पे हमारे पास ए और बी जो है करेक्ट है, इसलिए हमारे पास जो है उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा 28 का यहाँ पे डी। अब आते हैं हमारे पास 29। तो 29 बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। तो बिहार में जो है युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफी गिरावट का अनुमान है। तो ये जो हमारे पास जो है कि ये स्टेटमेंट जो हमारे पास क्या है करेक्ट है, कि जो बिहार में जो युवा आबादी है 0 से 19 वर्ष का है, तो उसका अनुपात 2041 तक काफी कम होने का अनुमान है। और जो हमारे जो बुजुर्ग आबादी है जो 60 प्लस से ज्यादा है, तो उनकी राष्ट्रीय औसत की तुलना में तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। तो जो जनसंख्या की जो लाभांश
हमारे पास का चरम जो पीक जो है 2041 से पहले आ सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो है ये पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही लग रहा है, तो आप जो है इसका आंसर उपरोक्त में से एक में से अधिक, ये हमारे पास डी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 30, आते हैं 30। हमारे पास बोल रहा है कि पीएलएफएस 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रति की सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पीएलएफएस 2023-24 के अनुसार जो है बिहार में जो है अधिकांश महिला श्रमिक स्व नियोजित है और अक्सर जो है घरेलू उद्यमियों से सहायक के रूप में काम करती है, ना कि औपचारिक वेतन वाली नौकरियों में। तो इसका जो हमारे पास जो है कि ये होगा कि अधिकांश जो महिलाएं जो हैं यहाँ पे पीएलएफएस 2023-24 के अनुसार जो अधिकांश महिला जो है स्वयं नियोजित है और जो अक्सर जो है क्या करती हैं कि घरेलू उद्योगों में सहायक के रूप में काम करती है, वो जो है उनके पास औपचारिक वेतन वाली नौकरी ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आते 31 का कि लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, तो भारत के जो संविधान के अनुच्छेद 98 के तहत लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की अधिकार जो है हमारे पास क्या होता है कि उनका जो अधिकार राष्ट्रपति के पास है, जो लोकसभा अध्यक्ष से जो है परामर्श के बाद इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। ठीक है, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर जो है 31 का डी हो जाएगा। अब आते हैं, कह रहा है कि भारत का महान्यायवादी, तो इसमें क्या होगा कि भारत का जो महान्यायवादी जो आर्टिकल 76 है का प्राथमिक कार्य राष्ट्रपति को कानूनी मामले में सलाह देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 76, भारत के महान्यायवादी का प्राथमिक कार्य जो है राष्ट्रपति की कानूनी मामलों में सलाह देना है। ठीक है, अब आते हैं 33 हमारे पास क्या है कि भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाए, तो संविधान की जो समवर्ती सूची है, मतलब जिसको कंकरेंट लिस्ट इंग्लिश में बोलते हैं, में वन्य जीवों का संरक्षण एंट्री 17B और मूल्य नियंत्रण एंट्री 34 शामिल है। तो वन्य जीवों का संरक्षण और मूल्य नियंत्रण का समय, तो वन्य जीवों का वन्य जीवों का संरक्षण यहाँ पे शामिल है और मूल्य नियंत्रण शामिल है। कृषि पर आय एंट्री 46 राज्य सूची में और बिजली की खपत बिक्री पर कर एंट्री 53 राज्य में सूची में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे जो है क्या है कि 1 और 4 जो है हमारे पास ये करेक्ट होगा। क्या क्या बोले कि संविधान जो है कि समवर्ती सूची जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें वन्य जीवों का संरक्षण और मूल्य नियंत्रण, वन्य जीवों का संरक्षण जो है 17B में है और मूल्य नियंत्रण जो है एंट्री 34 में शामिल है। ठीक है, और जो कृषि पर जो आय है वो एंट्री 46 है और राज्य सूची में, और बिजली की खपत बिक्री पर कर एंट्री 53 राज्य सूची में आते हैं। ठीक है, तो कृषि पे आय, विद्युत उपयोग अथवा बिक्री पर कर, ये जो है हमारे पास राज्य सूची में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारे पास क्या होगा, 1 तथा 4 सही है। ठीक है, अब आते हैं 34 में बोल रहा है हमारे पास कि निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं। थोड़ा सा शुरुआत में जो क्वेश्चंस आए हैं वो टफ आए हैं, तो यहाँ पे जो 34 का जो आंसर जो होगा क्या होगा कि गांधीवादी सिद्धांत जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो है ग्राम पंचायतों का संगठन जो आर्टिकल 40 में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन जो कि आर्टिकल 43 में शामिल है। ठीक है, सामान्य नागरिक संहिता आर्टिकल 44 है और काम का अधिकार आर्टिकल 41 का, तो गांधीवादी सिद्धांतों से सीधे तौर पे जो है वो क्या है, संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जो है गांधीवादी डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो है ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40, ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन आर्टिकल 43 से है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग है, तो गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, बट ये जो ग्राम पंचायत का गठन है और ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग का जो प्रोन्नति है, ये जो है गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप है। लेकिन जो समान नागरिक संहिता है और काम का जो अधिकार है, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 और काम का अधिकार आर्टिकल 41, ये जो है गांधी सिद्धांत पे सीधे तौर पे संबंधित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 35।
तो 35 में क्या होगा कि हमारे पास जो है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची सही है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथा सूची सही है। संघ सूची सातवां अनुसूची ये भी सही है। लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन है ये हमारे पास छठी अनुसूची नहीं, ये यहाँ पे इसका आंसर पांचवी अनुसूची है। तो यहाँ पे जो है सी जो है यहाँ पे जो है ये सम्मिलित नहीं है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। फिर आते हैं 36 बोल रहा है कि केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पे विचार कीजिए। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या है कि मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। तो आप बताइए कि सोचिए कौन सा आंसर होगा। तो संविधान के अनुसार जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों का मंत्रालय आवंटित करते हैं। मंत्रालय और विभाग का जो गठन है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो कैबिनेटरी सेक्रेटरी की नहीं पे करते हैं, यहाँ पे जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के सलाह पे करते हैं, यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी पे नहीं करते हैं। और ये जो है हमारे पास जो है प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पे आवंटित किया जाता है। तो हमारे पास ये सही है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो है केवल 2 सही है। अब आते हैं 37 क्वेश्चन। 37 हमारे पास बोला है कि राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है। ठीक है, तो राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है, तो यहाँ पे इसका जो है जो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 210 के अनुसार जो है क्या है कि राज्य विधान मंडल में कार्य राज्य की आधिकारिक भाषा या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो है विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी तथा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है ये सत्य है। लेकिन ये जो महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा कर सकती है, ये सारे हमारे गलत हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे 38। 38 क्या है कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो मौलिक अधिकार पर जो युक्ति युक्त प्रतिबंध जो है लगाने में जो सार्वजनिक हित का जो संरक्षण है वन और प्रचलित सामाजिक मूल्यों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो जो निर्देशक सिद्धांतों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है और सामूहिक भलाई महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1 और 2 सही है कि सामान्य जन का हित संरक्षित हो और विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध ना हो। तो ये जो हमारे पास जो है क्या हो जाएगा कि 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं 39। तो 39 में हमारे पास जो है ये देखते हैं। अब हम आते हैं 39 सवाल पे 39वां। तो यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है। ठीक है, तो जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 2 के अनुसार जो है संसद विधि द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित करती है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सांसद विधि द्वारा। तो हमने क्या है जो है सांसद विधि द्वारा 280 2 के अनुसार जो है सांसद विधि द्वारा जो है वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवश्यकता योग्यता निर्धारित करती है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास 40 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो है कि पहला जो है क्या है सदन को आहूत करने का क्या। तो यहाँ पे जो 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो है कह रहा है कि सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है, स्थगन से सत्रावासन होता है, विघटन सदन को समाप्त करता है, स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है। तो ये जो चौथा नंबर है वो गलत है। जो सत्र का जो मतलब स्थगन है इंग्लिश में प्रोपोगेशन बोलते हैं, वो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और जो बाकी जो कथन है जैसे मान ली कि सदन का जो है आह्वान है, तो मतलब कॉन्वोकेशन बोलते हैं, तो सत्र का स्थगन जो है यहाँ पे जो है स्थगन एक जो है मतलब सेशन को समाप्त करना होता है। और जो विघटन है वो क्या होता है सदन को समाप्त करना होता है। तो ये सब आंसर सही है, बाकी जो केवल गलत क्या है 4 है, क्योंकि इसको जो है राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर जो होगा केवल 4। फिर आते हैं कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति को समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है। ठीक है, तो पंचायत की वित्तीय समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है,
तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 243 एक के अनुसार जो है, राज्य का राज्यपाल एक वित्त आयोग का गठन करता है, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का समीक्षा करने का कार्य करता है। तो ये आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे जो है राज्य का राज्यपाल, तो यहाँ पे जो 31 का क्या होगा कि राज्यपाल द्वारा जो है जो गठित जो वित्त आयोग है, वो जो है वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकृत है। ठीक है। तो पंचायत के जो वित्तीय स्थिति है उसको समीक्षा करने का लिए काम कौन करेगा, तो ये जो है राज्यपाल के द्वारा जो है वित्त आयोग का गठन करता है, वही करेंगे। ठीक है। सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों में निर्यात में, घरेलू उत्पादन में विदेश निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा जो है जो आत्मनिर्भर भारत जो योजना का जो उद्देश्य है, वो भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योग से निर्यात में भी है, और यहाँ पे जो है घरेलू उत्पादन में जो है विदेश निवेश को प्रोत्साहित करने में। तो यहाँ पे जो हमारा जो है करेक्ट आंसर जो होगा वन और दोनों सही है। ठीक है। अच्छा, 43 आते हैं। 43 हमारे पास बोल रहा है कि पंचायती राज्य का क्या मुख्य उद्देश्य है। तो पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन है, कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है, जनता में राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना है, या जनता को विकास के प्रशासन के प्रतिभाग करने योग्य बनाना है। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों के विकास प्रशासन में भाग लेने योग्य बनाना है, जिससे क्या होगा कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। फिर आते हैं 44। 44 हमारे कह रहा है कि निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है। तो यहाँ पे जो निंदा प्रस्ताव, जिसको इंग्लिश में सेंसर मोशन बोलते हैं, तो एक विशेष मंत्री या मंत्रिमंडल की नीतियों को निंदा करता है, और उसके लिए रीजन कोई कारण देना आवश्यक है। या अविश्वास प्रस्ताव जो नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं, उससे अलग है, जो पूरे मंत्रिमंडल के विरुद्ध होता है और रीजन देना आवश्यक नहीं है। तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसमें जो है पूरे मंत्रिमंडल के विरुद्ध होता है, लेकिन उसमें रीजन देना आवश्यक नहीं है। लेकिन सेंसर मोशन जिसको निंदा प्रस्ताव बोलते हैं, तो इसमें जो है क्या होता है कि मंत्री या मंत्रिमंडल की नीतियों को निंदा करता है, और उसके लिए हमको जो है रीजन मतलब कारण जो है देना जो है हमारे पास जो है अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो है क्या है कि यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। अविश्वास प्रस्ताव हमने बताया, अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव में क्या अंतर है। तो यहाँ पे रीजन देना, तो ये निंदा प्रस्ताव जो है अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। अब आते हैं हमारे पास जो है 45 नंबर का सवाल देखते हैं। तो 45 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो है आ, अ, मौलिक आधारों का संरक्षण, जो अनुच्छेद 32 और 226 है, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। और राज्यों के बीच विवाद जो है अनुच्छेद 131 जो हमारे पास है, वो केंद्र राज्य विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही सुने जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मौलिक अधिकार का जो आरक्षण जो है, वो क्या है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण। लेकिन जो राज्यों के जो बीच विवाद है और जो केंद्र राज्य विवाद है, वो जो है केवल जो है क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय में ही सुने जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं 46। 46 में भारत में किस भारतीय सेना नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित बाल्ब सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया गया था। तो जो लाला लाजपत राय जो है, इनका इसका करेक्ट आंसर जो हमारे पास लाला लाजपत राय है। लाला लाजपत राय जो है पहली बार जो है सुरक्षा वाल्व सिद्धांत जो है सेफ्टी वाल्व थ्योरी का जो है इस्तेमाल यह कह करके किया कि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की स्थापना एक सुरक्षा वाल्व के रूप में की थी, ताकि भारतीय असंतोष को नियंत्रित किया जा सके। तो उन्होंने उसका इस्तेमाल कांग्रेस के नरम पंथियों पर जो है हमला करने के लिए किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय हो जाएगा। ठीक है। अब जो है 47 कि दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, लॉर्ड हॉर्डिंज होगा। 23 दिसंबर 1912 में एक राजकीय प्रवेश के दौरान बम फेंका गया था, और वे घायल हो गए थे लेकिन जान बच गए थे। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा हमारे पास होगा लॉर्ड हॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं 48। 48 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वहाँ पे हरदयाल हो जाएगा। हरदयाल को जो है 1911 में जो है
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में भारतीय दर्शन के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था और वे गदर पार्टी के संस्थापक में से एक थे। तो इसका करेक्ट आंसर हरदयाल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 49 कह रहा है कि एमओ कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास थियोडर बैक हो जाएगा। थियोडर बैक जो है 1883 से 1899 तक जो है अलीगढ़ के मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल एमए कॉलेज के प्रिंसिपल थे और उन्होंने जो है क्या है सर सैयद अहमद खान के साथ मिलकर काम किया और मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा दिया, लेकिन उन पर मुस्लिम सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित करने का भी जो है क्या हुआ आरोप लगा था। ठीक है, अब आते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन। 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 50 नंबर का द यंग इंडिया का राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था। तो राष्ट्रीय यंग जो 50 का जो है वो क्या हुआ हमारे पास यंग इंडिया एनी बेसेंट जो है यंग इंडिया अखबार एनी बेसेंट द्वारा 1916 में शुरू किया गया था। यह होम रूल लीग आंदोलन का एक जो है महत्वपूर्ण मुखपत्र था। ठीक है, अब आते हैं 51। 51 बोल रहा है कि मैजिनेट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है। तो मैजिनेट रेखा जो है हमारे पास जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में विद्यमान है। मैजिनो लाइन जो है 1930 के दशक में जो है फ्रांस द्वारा बनाई गई एक जो है शक्तिशाली किलेबंद प्रणाली थी जो फ्रांस और जर्मनी की सीमा के अलोंग स्थित थी ताकि जो है जर्मन आक्रमण को जो है क्या कर सके रोका जा सके। ठीक है, फिर आता है होर्मुज जल भूमध्य जोड़ता है। तो होर्मुल जल किसको जोड़ता है, तो होर्मुल जो है हमारे पास जो है पर्शियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमान। तो यहाँ पे जो है पर्शियन की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक पे जोड़ता है। तो होर्मुल जलमुद्र जो है फारस की खाड़ी पर्शियन के गल्फ को फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी गल्फ ऑफ ओमान तो अरब सागर जो है अरब सागर से जोड़ता है। ये जो है दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जो है तेल परिवहन चौक पॉइंट में से जो है एक है। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, ग्राउंड जीरो कहाँ है, तो ग्राउंड जीरो कहाँ है, तो ग्राउंड जीरो हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर न्यूयॉर्क होगा। ग्राउंड जीरो जो है शब्द जो है इस्तेमाल जो है 11 सितंबर 2001 के हमलों में जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 में। तो यहाँ पे जो है जो न्यूयॉर्क में जिस स्थान पे गिराया गया था जो हमला किया गया था तो उसका स्थान उसको दर्शाने के लिए जो है यहाँ पे जो है ग्राउंड जीरो का शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, अब आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविस नेक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डेविस नेक का नाम। तो इसका जो हमारे पास जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारे पास क्रा स्थल हो जाएगा क्योंकि जो क्रा स्थमस जो है हमारे पास क्या है थाईलैंड में स्थित है जो ऐतिहासिक रूप से जो है अपना जो है कठिन भूगोल और जलवायु के कारण जो है इसको जो है डेविल स्नेक का मतलब शैतान की गर्दन के जो है नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आते हैं 54 55 55 हमारे पास क्या है कि लंदन संदर्भित करता है। तो यहाँ पे जो है लंदन है लादांग है। तो लादांग जो है इंडोनेशिया और मलेशिया में जो है क्या है कि स्थानांतरित आ, कृषि है। तो जो है इंडोनेशिया की बात करें इंडोनेशिया और मलेशिया में जो है ये स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं जिसमें जो है क्या करते हैं कि जो जमीन है उसका एक प्लॉट साफ करके उसको जला देते हैं और उसको कुछ वर्ष के लिए छोड़ देते हैं। एक बार फसल कर ली फिर उसको जला के उसमें छोड़ दिए और फिर जो है हम लोग दूसरे जगह पे कर दे। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो जाएगा। अब आते हैं 56 कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली आइलैंड है। माजुली द्वीप जो है हमारे पास है। तो माजुली जो है असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप है। ठीक है, अब आते हैं 56। तो हो गया, अब आते हैं 57। 57 है कि भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन है। तो जो है हमारे पास द्वितीय नदी कौन सा है, तो गोदावरी रिवर बेसिन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी बेसिन है। सॉरी, गोदावरी नदी बेसिन है इसका करेक्ट आंसर। गोदावरी नदी बेसिन इसको लेते हैं। गोदावरी नदी बेसिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है गोदावरी नदी बेसिन जो है भारत का दूसरा सबसे बड़े नदी बेसिन है। सबसे बड़ा नदी गंगा नदी बेसिन है। गंगा नदी बेसिन के बाद गोदावरी नदी बेसिन आता है।
निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी का कौन सा है? तो अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग जो है उत्तराखंड में जो है अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम है, जिसके बाद उसे संयुक्त धारा को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। फिर वो जो दोनों मिल जाते हैं तो उसको फिर गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर देवप्रयाग हो जाएगा। 59 क्या है? भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप है। तो कौन कौन सा है? तो दो ज्वालामुखी द्वीप जो हमारे पास क्या है कि नारकोंडम एवं बैरन है। ठीक है, तो नारकोंडम और बैरन जो है भारत के जो है अंडमान और निकोबार में जो है द्वीप समूह स्थित है। और ये जो है दो ज्वालामुखी जो है सक्रिय द्वीप है। ठीक है, दो सक्रिय जो ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, अब आते हैं 60। 60 बोल रहा है कि मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला की जो जीआई टैग मिला है? तो इसका जो है जीआई टैग मिला जो है, इसका जो करेक्ट आंसर जो है हमारे पास जो है इसका कैची 60 का डी। ठीक है, करेंट से है। फिर भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? तो हमारे पास जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या होगा, शिमला जो है। तो जो भारतीय हमारे पास जो है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई का जो समशीतोष्ण वन संसाधन केंद्र जो है शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर एक कान्हा नेशनल पार्क स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कान्हा नेशनल पार्क हमारे पास जो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के जो है मंडला और बालाघाट जिलों में स्थित है। कहीं और दूसरे एग्जाम में आ सकते हैं। तो मंडला और बालाघाट, तो ये जो है बाघ और बारहसिंघा के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, बाघ और बारहसिंघा। फिर लोकतक एक क्या है? लोकतक क्या है? तो हमारे पास लोकतक एक क्या है, झील है। लोकतक झील जो है, लोकतक क्या है, एक झील है। ठीक है, तो लोकतक झील कहाँ है? लोकतक झील जो है मणिपुर में स्थित है। उत्तर पूर्व भारत की जो है सबसे बड़े मीठे पानी का झील है। और यह तैरते हुए द्वीप जो है फुंडीस और संगई हिरन के लिए जो भी है क्या है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ज्यादा फायदा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क जो है अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजनाओं के अंतर्गत आता है? तो हमारे पास जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क जो होगा। बिहार में जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाला जो है क्या है, एकमात्र टाइगर रिजर्व है। फिर आते हैं 65 कि निम्नलिखित में कौन सा बिहार का राज्य पशु है? तो बिहार का राज्य पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? बैल है। बिहार का राज्य पशु क्या है? बैल है। फिर है कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पूर्ण स्थापना किस वर्ष हुई थी? पूर्ण स्थापना जो है हमारे पास जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जो है 2014 में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में बिहार के राजगीर में जो है क्या किया गया था, इसको पुनः स्थापित किया गया था 2014। फिर आते हैं यहाँ पे की है कि कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है। कर्मनाशा, यहाँ पे कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो 67 का जो हमारे पास जो है कर्मनाशा नदी जो है बिहार के कैमूर जिला है, जो कैमूर पहाड़िया से निकलती है और फिर उत्तर प्रदेश में जो है गंगा नदी में मिल जाती है। तो कर्मनाशा का जो है उद्गम स्थल क्या है? कैमूर जिला है। ठीक है, बिहार संपूर्ण भारत का कितना परसेंट जो है पायराइट उत्पादन करता है? तो बिहार जो है पायराइट जो है 95% उत्पादन करता है। ठीक है, तो बिहार जो है भारत का पर्याटिक उत्पादन का जो है लगभग 95% हिस्सा जो है उत्पादित करता है। और इसका जो बेसिकली जो मुख्य स्रोत जो है ना वो रोहतास जिला है। अमझोर की पाइराइट खदानें बहुत मशहूर है। फिर आते हैं 69, तो बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो सोना जो है जमुई जिला के कुछ क्षेत्र में जो है बिहार में जो है सोना पाया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास 70 है कि बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो जो हमारे पास जो बिहार का जो अधिकांश भाग जो है वो सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, जिसको उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु बोलते हैं। तो यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या होता है कि गर्म और ठंडी सर्दियाँ जो है वो और मानसून वर्षा वर्षा होती है। तो ये जो है ये कौन सा है जिसमें गर्मी भी पड़ता है, ठंडा भी होता है, सर्दी होता है और मानसून वर्षा भी होती है, तो उसको बोलते हैं। तो ये चीज है हमारे पास। फिर आता है कि हम एक लकड़ी के बक्से को, ये जो है अब मैथमेटिक्स का सवाल है तो मैथमेटिक्स का सवाल का हम आंसर बता देंगे। बाकी अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा तो हम इसका डिटेल सोल्यूशन भी बताएंगे। तो इसका जो हमारे पास जो 71 का जो आंसर सॉल्व करने के बाद आ रहा है वो 200 न्यूटन आ रहा है। फिर है कि अगर एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी के नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़काना शुरू करता है, 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है, यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो लगने वाला बल कितना होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हमारा आ रहा है वो 14,000 न्यूटन है। तो आप बता दीजिएगा वीडियो में, तो हम मैथमेटिक्स और ये जो साइंस की जो क्वेश्चन है इनका जो है डिटेल वीडियो सोल्यूशन भी बनाकर हम आपको दे देंगे। ठीक है, ताकि आपको जो है आने वाले एग्जाम में जो है आसानी हो।
73 हमारे पास किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट है, तो कुल ऊर्जा जूल में कितनी होगी? तो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर 9 इंटू 10⁻8 है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, किस माध्यम में जो हमारे पास जो है ध्वनि का चाल ज्यादा होती है? तो स्टील है, मेटल में जो है ध्वनि का चाल अधिक होती है। 75 हमारे पास आते हैं कि हमारे पास जो है क्या बोल रहा है कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगाकर कम होती जाती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो है ऊर्जा का जो संरक्षण सिद्धांत है वो कहता है कि ऊर्जा तो है ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट किया जाता है, वो क्या होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए कि एक स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का जो है स्थितिक ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है और ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है उसका भी उल्लंघन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कि बेसिकली क्या हुआ कि हमारे पास गिरते लगातार कम होती जाती है, ठीक है, तो ये सही है, तो ये हमारे पास क्या है, कंजर्वेशन है, ठीक है। अब बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाता है, 115 मीटर लंबा है, तो खेत की लंबाई को जोतने में कितना किया गया कार्य है? तो इसका जो हमारे पास जो करेक्ट आंसर जो हमारे पास आ रहा है 76 का, वो है 2100 जूल। इसका अगर मान लीजिए फॉर्मूला जो है वर्क जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बल इंटू जो हमारे पास जो गुना किए तो 140 गुने 15 कर देंगे तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण जो है हमारे पास जो है, तो समतल दर्पण हमारे पास किसको बोलते हैं? प्लेन मिरर को बोलते हैं। तो उसका जो फोकल लेंथ जो होता है क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, क्योंकि जो है परिवर्तित किरणें जो है वो क्या होती है? समांतर होती है, और काल्पनिक रूप से जो है हमको ऐसा माना जाता है कि अनंत पर जो है फोकस पर जो है वो क्या हो रही है? वो मिलती होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो है फोकस जो है अनंत है, ठीक है। 78 हमारे पास जो है इसका जो आंसर कि कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो हमारे पास जो हो जाएगा वो आई स्क्वायर इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास 79 क्वेश्चन। 79 बोल रहा है कि लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो यहाँ पे जो है 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता, कम हो जाता है या अधिक बढ़ जाता है? तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा कि अधिक बढ़ जाता है। बेसिकली जो है शॉर्ट सर्किट जो बोलते हैं हम, जो बोलते हैं तो उसमें जो है परिपथ का जो प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस है शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? शून्य हो जाता है। तो ओम का नियम हमारे पास क्या बोलता है? भी इक्वल टू आई आर बोलता है। तो यहाँ पे भी इक्वल टू हमारे पास जो है क्या हो जाएगा? भी इक्वल टू आई आर होगा, ठीक, भी इक्वल टू आर। तो अगर मान ली कि भी जो है भी इक्वल टू आई आर होता है, तो अगर मान ली कि जो है भी जो है हमारे पास जो है कि स्थिर है, तो भी जो है कांस्टेंट है, और आर जो हमारे पास क्या हो गया? आर जो हमारे पास क्या जीरो हो गया। तो यहाँ पे जो है ये कांस्टेंट है, तो इसको धारा जो क्या होगा कि जो है एक्चुअली जो है क्या हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। अब आते हैं 80 कि उपकरणों का विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति क्या है? हमारे पास जो है फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्यूज है जो है हमारे पास की एक सुरक्षा उपकरण है। तो अगर मान लीजिए कि अगर अधिक धारा प्रवाहित करता है तो क्या होता है कि पिघल जाता है। तो पिघल जाता है तो क्या होता है? परिपथ को तोड़ देता है। तो कंटिन्यूटी जब टूट गया तो उससे क्या होगा कि झटका महसूस होता है, और इलेक्ट्रिक शॉक से जो है उससे क्या झटकों से बचाया जा सकता है। 0 से समाधान का पीएच मान है लगभग, इसका जो पीएच मान क्या होगा? तो 0 इसका जो आंसर जो होगा करेक्ट आंसर जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक माना जाता है? तो हमारे पास जो है इसका जो यूरोपियम ड्रॉप्ड स्ट्रोंशियम एल्यूमिनेट जो है हमारे पास जो है इसका जो SrAl2O8 ये जो है क्या है? मतलब फॉस्फोरस पिगमेंट है जो क्या होता है? रात में जो ग्लो करता है। इसको जो है हम लोग जो है जो भी अक्सर जो हम लोग जो डार्क में जिसको ग्लो करने की जरूरत है, डार्क में ग्लो जैसी वस्तु चाहिए, तो ग्लो इन द डार्क उत्पादों में जो है इसको जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो स्मार्ट फिल्म के लिए हमारे पास जो है इंडियम टीन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो क्या है एक प्रदर्शित संचालक ऑक्साइड है। तो इसका जो है हम लोग इस्तेमाल किस में करते हैं? स्मार्टफोन में करते हैं, टच स्क्रीन में करते हैं, फ्लैट पैनल में करते हैं, डिस्प्ले में करते हैं, स्मार्ट फिल्म में करते हैं। स्मार्ट फिल्म में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये सब इलेक्ट्रोड के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, तो ये सब है। फिर है कि 84 है कार्सिनोमा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है इंडियम ऑक्साइड, ठीक है। 84 है कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कार्सिनोमा को इस्तेमाल करने के लिए हमारा जो है हम लोग जो है प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास जो है सिस्प्लेटिन जो है और कार्बोप्लेटिन है, तो ये जो है प्लेटिनम आधारित जो है हमारे पास योग है, कंपाउंड है। तो इसको जो है केमोथेरेपी में हम लोग जो है
कार्सिनोमा मतलब कैंसर हो गया, तो कैंसर के उपचार में जो है कीमोथेरेपी में जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके इलाज के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे जो है बी हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। सिस्प्लेटिन और यहाँ पे जो है प्लेटिनम आधारित जो भी यौगिक है उसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन। फिर यहाँ पर है हमारे पास कि गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो गर्भ निरोधक गोलियों में जो हमारे पास जो है उपयोग किया जाता है लेवोनॉर्गेस्ट्रोल। लेवोनॉर्गेस्ट्रोल क्या है कि लेवोनॉर्गेस्ट्रोल एक जो है क्या है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है। तो इसको क्या करते हैं कि जो है गर्भ निरोधक गोलियों में जो है कि ये क्या होता है कि ये जो है मतलब बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला यही है, गर्भ निरोधक गोलियों में जो है लेवोनॉर्गेस्ट्रोल इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट सवाल। हेलो दोस्तों, तो अब जो है हम आ रहे हैं 86 क्वेश्चन पे। तो देखते हैं कि 86 क्वेश्चन जो है हमारा 86 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों रखा जाता है। तो पहला है कि यह जहरीला यौगिक बनाता है, या फिर यह तेल की गुणवत्ता को कम करता है, या फिर जंग देखी जाती है। तो इनमें से कौन सा होगा। तो बेसिकली क्या होता है ना कि तेल को जो है जस्ते लोहे के बर्तन में नहीं रखा जाता है, क्योंकि तेल में जो मौजूद जो अम्ल है, जिंक है, वो क्या करता है कि कोटिंग के साथ प्रतिक्रिया करके वो क्या करता है कि एक टॉक्सिक कंपाउंड विषैले यौगिक बना लेता है। तो इससे क्या होता है कि तेल की गुणवत्ता जो है क्या होता है कि कम हो जाता है। और जिस बर्तन में संरक्षण किया जाता है उससे क्या हो सकता है कि उसमें कोरोजन का कारण बन सकता है, संक्षारण का कारण बन सकता है। तो यहाँ पे ये भी सही है कि यह जहरीला यौगिक बनाता है और अयौगिक बनाता है। साथ ही साथ यह तेल की गुणवत्ता को भी कम करता है। और साथ ही साथ जिस बर्तन में रखा जाता है उसमें जंग देखी जाती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऊपर के सभी, ठीक है। अब आते हैं कि ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारे पास है ऐतिहासिक रूप से टेट्रा एथिलेट का जो है उपयोग जो है पेट्रोल में ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किया जाता था। तो पर्यावरण और स्वास्थ्य चिंता के कारण अब इस पे जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन पहले से जो है टेट्राथियलेट टेट्राथियलेट जो है इसका जो है हमारे पास जो है इसका इस्तेमाल, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 87 का सी। अब आते हैं कि पीएचबीएफ बीवी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है। तो पीएचबीवी जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है इसका फुल फॉर्म है पोली थ्री हाइड्रोक्सी बुटायरेट को थ्री हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ये होता है। तो पीएचबीवी का पूरा जो नाम है वो क्या है, पोली हाइड्रोक्सी बुटायरेट। तो यहाँ पे पोली थ्री हाइड्रोक्सी बुटायरेट सीओ थ्री हाइड्रोक्सी वैलेरेट। तो ये जो है हमारे पास जो क्या है कि ये बेसिकली बायोडिग्रेडेबल पॉलिस्टर पॉलिस्टर है, मतलब जैव आक्रमणशील पॉलिस्टर है। और ये जो है क्या होता है कि बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित होता है। तो इसका 88 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आते हैं 89। 89 है कि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं। तो हार्मोन जो हमारे पास जो है वो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि किसको बोलते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड से है, उससे स्रावित होती है। जो सीधे जो है क्या होता है कि रक्त प्रवाह में छोड़े जाते हैं और जो है शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रण करता है। फिर आते हैं 90 नंबर सवाल। तो इसमें बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द हर्पिस सिप्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास जो होगा परजीविता होगा, जिसको हम लोग पैरासिटिज्म भी बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है इसका कि हर्पिस सिप्लेक्स जो वायरस है वो मानव के संबंध के बीच जो है संबंध परजीविता है। जहाँ वायरस जो है परजीवी है, यहाँ पे जो वायरस है वो परजीवी है और मानव जो है मेजबान से पोषण प्राप्त करता है और उसे नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर परजीविता, जिसको हम लोग पैरासिटिज्म भी इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं 91। 91 में बोल रहा है कि संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है, ठीक है। तो इसका जो है मतलब किसी भी संक्रमण या एंटीजन के जवाब में सबसे पहला उत्पादन होने वाला जो इम्यूनोग्लोबिन होता है वो आईजीबीएम होता है, जो कि एक ये जो है तीव्र प्रतिरक्षा प्रक्रिया का संकेत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आईजीएम 91 का। फिर आता है 92। जैविक झिल्ली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो है जैविक झिल्लियां है वो क्या है कि मुख्य रूप से लिपिड जो कि वसा होता है और प्रोटीन के एक द्रव जो होता है मोजेक से बनी होती है। तो इसका जो विशिष्ट संयोजन प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और कोशिकांग के लिए
अद्वितीय होता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। फिर आता है निम्नलिखित में कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है। तो नॉन सेंस कोडन का मतलब जो इसमें इसमें जो नॉनसेंस कोडन जो हमारे पास जो है वो ये हमारा यू ए है। इसका करेक्ट आंसर यू ए है। तो ये कोडन जो है किसी अमीनो अम्ल के लिए कोड नहीं करते बल्कि प्रोटीन संश्लेषण को रोकने का संकेत देते हैं। तो यूएए एक जो है नॉनसेंस टर्मिनेशन कोड है। ये यूजी स्टार्ट जो है हमारे पास जो है तो ये है। तो यहाँ पे जो ये आपका जो है यूजीसी जो है ये है अमीनो अम्ल के लिए कोड करते हैं। यूएए जो है हमारा जो है किसी अमीनो अम्ल के लिए कोड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है यूएए। तो इसका करेक्ट आंसर यूए हो जाएगा। 94 है कि विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती है। जो विलुप्त होने के खतरे में है उसको क्या बोलते हैं, उनको जो हम लोग जो है लुप्त प्राय प्राय बोलते हैं, इंग्लिश में इंडेंजर्ड स्पीशीज बोलते हैं। तो जैसे मान ली कि हमारे बाघ है, गेंडा है, ये सब जो है हमारे पास ये जो है सुबेद जो है वल्नरेबल है, जिसका मतलब जो है खतरा थोड़ा कम होता है। एक्सटिंक्ट कहने का मतलब विलुप्त हो गया, मतलब ये अब जो है इसका जो है प्रजाति जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तो ये चीज इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडेंजर्ड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लुप्त प्राय। तो इसका करेक्ट आंसर सी। अब बताए निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल है। तो इसमें तो आप जो जानते ही होंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो गन्ना होगा। तो गन्ना एक खरीफ फसल है जिसको वर्षा ऋतु जून जुलाई में बोया जाता है और इसको शीत ऋतु में काटा जाता है। जौ, चना और जो गेहूं है ये सब क्या है, रबी फसल है। ठीक है। 96 है कि पौधे में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है। तो पौधे में जो जाइलम है वो जाइलम जो है ये क्या करता है कि उत्तक का मुख्य कार्य क्या है कि जड़ों से पानी जो है, जड़ से जो है पानी और घुले हुए खनिज को जो है क्या करता है कि पत्तियों और अन्य जगहों पे जो है पहुंचाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा कि पानी में जो घुले हुए जो खनिज होते हैं उसको जो है जड़ के माध्यम से पत्तियों में और तनों में उसको पहुंचाता है। ठीक है। 97 है कि पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतक वस्कुलर टिश्यू की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एपी कोंडेले, जो है वो पहले व्यक्ति थे। तो एपी कोंडेले जो है वो पौधों के वर्गनी में संवहनी ऊतकों जाइलम और फ्लोएम की उपस्थिति या अनुपस्थिति को एक मुख्य धारा के रूप में इस्तेमाल किया था। ठीक है। अब आते हैं 98। 98 है कि हम आम के जो भाग खाते हैं वह क्या है। तो आम में जो हम रसदार खाने योग्य भाग खाते हैं मध्य फल, जिसको हम लोग मेसोकार्प बोलते हैं। तो हम लोग इसका जो है क्या है कि मध्य फल खाते होता है। बाम फल जो है वो हमारे पास क्या हो गया, इसका बाहरी छिलका हो गया। और जो अंतः फल भित्ति है, अंतः फल भित्ति जिसको एंडोकार्पी, जिसको गुठली बोलते हैं, तो के आसपास का जो कठोर भाग होता है तो उसको, तो यहाँ पे हम लोग खाते क्या है, मेसोकार्प जो है ना मध्य फल भित्ति जो है खाते हैं। बाहरी फल ये जो बाह फल भित्ति है, बाह फल भित्ति में हमारे पास क्या आ गया, बाहर का छिलका है, इसको तो हम खाते नहीं। अंतः फल भित्ति में क्या होगा, जो बीज है, बीज के चारों ओर जो हमारे पास जो कठोर भाग है उसको है, तो उसको भी हम नहीं खाते। तो हम लोग क्या खाते हैं, मध्य फल भित्ति खाते हैं। फिर है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस हमारे पास जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस जो है प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है, ताकि जो है मतलब ओजोन के परत के जो है संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए। फिर हमारे पास जो है आता है कि माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है। तो यहाँ पे इसका जो है माइकोराइजा सहजीवन में जो है कवक पौधों के साथ जुड़कर जो खनिज और पानी का जो है अवशोषण में काफी वृद्धि करता है और साथ ही जो है मृदा जनित रोग से भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो खनिज को बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से जो है हमारे पास क्या करता है कि सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 का वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। किसी कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्यों को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला। तो यहाँ पे जो है साइमन कमीशन जो है 1927 में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो जिसके कारण क्या है, भारत में जितना भी सभी राजनीतिक दल जो था उसका क्या किया, व्यापक विरोध किया। और यहाँ पे जो है साइमन को का नारा भी लगाया गया था। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो 101 का सी, साइमन कमीशन होगा। अब आते हैं 102। 102 है कि हम या तो किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस होगा। सुभाष चंद्र बोस जो है 1943 में जो है आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और सैनिक को प्रेरित करने के लिए
जो है दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा भी दिया। ठीक है, वो 103 हमारे पास है कि हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था? तो ये जो है हमारे पास जो है इसका करेक्ट आंसर जो होगा महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ने स्टेटमेंट दिया था कि हम या तो भारत को आजाद करेंगे या हम प्रयास में मर जाएंगे। तो ये जो है ये जो प्रसिद्ध जो कथन महात्मा गांधी जो है वो 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन से पहले कहा था। ठीक है, अब आते हैं 104। 104 है किसने बांटो और छोड़ो के नारों को बुलंद किया था? तो बांटो और छोड़ो का जो नारा जो है उसको जो मोहम्मद अली जिन्ना, एम ए जिन्ना जिसको बोलते हैं, तो 1940 के दशक में जो है मुस्लिम लीग के लिए जो है वो बांटो और छोड़ो का नारा दिया था, डिवाइड एंड क्यूट का नारा दिया था, जो कि कांग्रेस का जो नारा था क्यूट इंडिया, उसके जवाब में ये जो है एम ए जिन्ना ने जो है ये नारा दिया था। ठीक है, 105 में है किसी अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्य को मूर्ति रूप दिया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आंसर हो जाएगा। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो है भारत के दो नए अधिराज्य भारत और पाकिस्तान जो है विभाजन का कानूनी प्रावधान किया। ठीक है, फिर है किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनी बेसेंट हो जाएगा। एनी बेसेंट जो है 1918 में जो है होम रूल लीग की गतिविधि को जो है मजबूत करने के लिए वो जो है बिहार का दौरा की थी, समर्थन जुटाने के लिए जो है बिहार का दौरा की थी। फिर 107 है कि चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास जो हो जाएगा ये भारतीय सरकार और गांधी जी होगा। तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 के बाद चंपारण कृषि समिति की नियुक्ति जो है भारत सरकार और महात्मा गांधी के बीच हुई एक समझौते के तहत की गई थी। ठीक है, 108 देखते हैं कि बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? तो किसान सभा का प्रमुख नेता जो है हमारे पास जो है इसका आंसर करेक्ट आंसर सहजानंद सरस्वती होंगे। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा जो 1929 के संस्थापक और बिहार में किसान आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 109 है कि विक्रम विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जो होगा आपका जो हो जाएगा गोरा खड़ी के रघुनाथ सिंह का इसका आंसर होगा। तो 23 अगस्त 1942 को जो है विक्रम पुलिस स्टेशन क्षेत्र के गोराखड़ी गांव के जो रघुनाथ सिंह है उनको जो है तिरंगा फहराते समय ही ब्रिटिश पुलिस ने उनको क्या कर दिया था? गोली मार दिया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गोराखड़ी के रघुनाथ सिंह। फिर मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? तो जो है यहाँ पे जो है हमारे पास जो है श्री कृष्ण सिंह इसका आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह जो है 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर बने और वे मार्च 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के इस्तीफे तक इस पद पर बने रहे और बाद में फिर से वो जो है 1946 में फिर से सीएम बने। ठीक है, अब यहाँ पे है सूची वन को सूची टू के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पे है कर्ण सुवर्ण। तो कर्ण सुवर्ण हमारे पास क्या है? इसका जो कर्ण सुवर्ण का जो है वो क्या है? पश्चिम बंगाल है। मुर्शिदाबाद जिला जो है गुप्तकालीन राजधानी है। प्राग प्राग ज्योतिष हमारे पास क्या है? प्राग ज्योतिष जो है इसका जो है असम, इसका आंसर हो जाएगा असम। असम क्या है? प्राचीन कामरूप राज्य की राजधानी हो गया। गिरनार गिरनार जो हमारे पास क्या है? ये जो है गुजरात में है और जूनागढ़ के पास है। अशोक के शिलालेख यहाँ पे के लिए मशहूर है। फिर प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान हमारे पास जो है कहाँ? महाराष्ट्र में। ये गुजरात का था आंसर, इसका जो आंसर होगा महाराष्ट्र होगा, सॉरी। और ये जो है पैठन सतवाहनों की राजधानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए का थ्री। तो ए का थ्री कौन ऑप्शन है? ए का थ्री इसमें भी, ए का थ्री इसमें भी है। अच्छा, बी का जो है बी का फोर है। तो ए का थ्री बी का फोर हमारे पास है। सी का हमने टू मिलाया था और डी का वन। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ रहा है ये हो जाएगा। ठीक, फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे जो है इसका जो है ऋग्वैदिक युग से जो है कौन सा नहीं है? गार्गी है। तो जो हमारे पास जो यहाँ जो है घोषा है, अबाला है और विश्वधारा है, ये सब जो है गार घोषा जो हो गया, अबाला हो गया और विश्वधारा जो है ये जो है ऋग्वैदिक काल की जो है विदुषी महिला ऋषि थी, जिनके नाम जो है ऋग्वेद में भी मंत्र ज्येष्ठा के रूप में गार्गी का उल्लेख जो है इस संदर्भ में जो है प्रमुखता से नहीं है। ठीक है,
अब आते हैं 113। 113 में है कि हमारे पास जो इसको मिलाना है, तो चोल गंगम झील है, तो चोल गंगम झील जो है हमारे पास जो इसका जो राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। तो चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम जो है अपना जो है विजय के उपलक्ष्य में जो है वो इसका प्रथम जो है अपना विजय के उपलक्ष्य में इसका जो है निर्माण कराया था। फिर है धर्म धर्म महापात्र की नियुक्ति। तो धर्म महापात्र की नियुक्ति जो है हमारे पास किसका, अशोक होगा। तो अशोक जो है धर्म प्रचार और जन कल्याण के लिए क्या किया था कि धर्म महापात्रों की नियुक्ति की थी। प्रयाग की सभा है, तो प्रयाग का सभा का इसका जो है इसका मिलान जो है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है मतलब हर 5 ईयर आफ्टर जो है क्या करता था कि प्रयाग में जो है एक महासभा आयोजित करता था। फिर है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील हमारे पास क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है शासन काल में जो है सुदर्शन झील का निर्माण शुरू हुआ था। बाद में जो है रुद्रामन ने जो है इसका क्या किया था, मरम्मत करवाई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। तो इसका जो अब मैच करें तो ए का हमारे पास क्या था, 3 था। तो ए का 3 हमारे पास जो है 2 ऑप्शन है। फिर बी का हमारे पास जो है बी का करेक्ट आंसर 4 है, तो दोनों में मैच कर रहा है। सी यहाँ पे जजमेंटल होगा कि कौन सही होगा कौन नहीं। तो सी प्रयाग की सभा हमारे पास किसने बताया था, प्रयाग की सभा जो है हमारा हर्षवर्धन है। तो 2 3 4 2 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आते हैं हम 114। तो निम्नलिखित शासक में से सबसे अधिक समय तक शासन कौन किया था। तो अधिक समय तक शासन हमारे पास जो है यहाँ क्या है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा बहलोल लोधी हो जाएगा। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो 1325 से 1351, तो लगभग 26 साल का शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो हमारे पास जो इसका जो है 20 वर्ष का शासन मिलता है इतिहास में। और बहलोल लोधी जो है इसका थोड़ा सा मतलब मतभेद है इतिहासकार के बीच में, बट इसका 38 साल बताते हैं। और बलबन जो है वो क्या है कि 20 वर्ष जो है वजीर के रूप में और 20 वर्ष सुल्तान के रूप में किया था। तो यहाँ पे जो है अधिक समय तक शासक है। तो करेक्ट आंसर जो है बहलोल लोधी हो जाएगा। ठीक है, 114 का सी। फिर आते हैं 115। तो 115 हमारे फिर 115 सवाल है। तो यहाँ पे जो है क्या है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पे विचार कीजिए। तो यहाँ उसमें से शासन का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है, तो ये हमारे पास इसको माना है। तो यहाँ जो पहला जो हमारे पास जो है सबसे पहले मौर्य हो जाएगा। मौर्य जो है मौर्य का जो है हमारे पास क्या है कि ये जो है यहाँ पे 322 से 185 बीसी हो गया। फिर हम शुंग की बात करें तो शुंग जो है उसके बाद जो है 185 से जो है 73 बीसी जो है। और कण्व जो है वो कण्व जो है हमारे पास जो है 73 से 28 बीसी हो गया। और कुषाण जो है 1st से 3rd सेंचुरी सी, तो उनका शासन काल जो है बाद में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो पहला जो हमारे पास क्या हो गया, पहला जो होगा ये जो है पहला हमारे पास क्या होगा, मौर्य हो गया। दूसरा हमारे पास जो है ये हो गया शुंग हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है कण्व हो गया, कण्व यहाँ पे तीसरा हो गया। और कुषाण हमारे पास जो है क्या कौन सा है, कुषाण जो है ये यहाँ पे आंसर चौथा हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2143। 2143, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर निम्नलिखित में कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई। ठीक है, तो यहाँ पे तुलसीदास के द्वारा जो है साहित्य लहरी है, ये तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। जो बाकी जो विनय पत्रिका है, गीतावली है और कवितावली जो है, ये सब गोस्वामी तुलसीदास की जो है प्रसिद्ध रचनाएं है। ये जो साहित्य लहरी है इसकी रचना जो है जगन्नाथ दास ने की थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर आते हैं 117। 117 में हमको मिलान करना है। तो यहाँ पे है काबली बाग मस्जिद। तो काबली बाग मस्जिद जो है हमारे पास जो है पहली लड़ाई की जीत के उपलक्ष्य में जो है बाबर ने जो है ये हमारे पास जो है काबली बाग मस्जिद बनाई थी। फिर 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये जो है 2.5 दिन का झोपड़ा हमारे पास जो है अजमेर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अजमेर में है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1199 ईस्वी में जो है संस्कृत पाठशाला को तोड़ के बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। इलाहाबाद का किला। इलाहाबाद का किला जो है 1583 ईस्वी में, सॉरी 1583 ईस्वी में जो है कौन है, अकबर ने बनाया था। और इतमाद उद औला का मकबरा जो है वो नूरजहां जो है 1622-28 ईस्वी में जो है नूरजहां ने जो है अपने पिता मिर्जा गियास बेग के लिए बनवाया था। ठीक है, तो अपने पिता मिर्जा गिया बेग, तो इसका आंसर नूरजहां। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, काबुली बाग मस्जिद का 4 हो गया। तो बी का ए का जो है हमारे पास 4 हो गया। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 3 और 2 डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे सी का जो आंसर क्या होगा, इलाहाबाद का किला अकबर है, तो सी का 3, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आता है फिर निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें जो है सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो है दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश ये जो है संबंधित है। जेन ऑगस्टी हिक्की जो है कलकत्ता। तो जेन ऑगस्टी हिक्की जो है 1780 में बंगाल गजट
ये जो है नामक भारत का पहला अखबार शुरू किया था, ना कि कलकत्ता क्रॉनिकल। तो कलकत्ता क्रॉनिकल ने ही शुरू किया था, वो जो है बंगाल गजट जो है नामक भारत का जो है पहला अखबार शुरू किया था। बाकी जो है रामस्वामी नायकर, जस्टिस पार्टी और ज्योतिराव फुले सत्यशोधक समाज से सब सही है। तो ये जो सही आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं सूचीबद्ध को सूची से मिलान करें तो यहाँ पे जो है बाबर, तो बाबर का जो पुत्र है, बाबर का पुत्र जो हमारे पास कौन है, ये सब पिता पुत्र है, तो बाबर का पुत्र कौन है, कामरान है। अकबर का पुत्र कौन है, अकबर का पुत्र सलीम है। जहांगीर है। शाहजहां का पुत्र कौन है, शाहजहां का पुत्र मुराद बख्श है। जहांगीर का पुत्र कौन है, जहांगीर का पुत्र खुसरो है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए का जो है 3 होगा, बी का जो है यहाँ पे 1 है, सी का 4 है, 2 है, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी, तो यहाँ पे जो है 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। राजगीर में हुई थी, जो कि 483 BC में हुई थी। फिर वैशाली में 383 BC में। पाटलिपुत्रा में 250 BC में हुआ था। और कुंडल वन में जो है 1st सेंचुरी CE हो गया। तो यहाँ पे जो है इसलिए जो है चौथी संगति जो है, चौथी संगति जो है वो कश्मीर में हुई थी। पहली संगति जो है राजगीर में हुई थी। दूसरा जो है वैशाली में हुई थी। तीसरा जो है पाटलिपुत्र में हुई थी। जो चौथा वन जो है कुंडल वन जो है 1st सेंचुरी में हुई थी, वो कश्मीर में हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा ये। ठीक है। फिर आते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित से कौन से कथन सही है। ठीक है, तो इस चीज का देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1963 के त्रिपुरी सत्र के अध्यक्ष चुने गए, ये जो हमारे पास गलत है। जनवरी 1941 ईस्वी में वह घर में नजरबंदी से भाग निकले। तो ये जो है हमारे पास जो है क्या है कि वो जो है 1941 में जो है अपने कोलकाता स्थित घर में जो है वो क्या था कि नजरबंदी से वो क्या हो गए थे, भाग गए थे। तो ये करेक्ट आंसर है। फिर है जो उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को भारत को अस्थायी सरकार गठित किया था। तो जो हाँ ये बात सही कि 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में जो है उन्होंने आजाद हिंद सरकार की जो है स्थापना की थी। तो ये ठीक है। बाकी ये जो है यहाँ पे जो उन्हें त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष चुने थे, तो ये जो है अधिवेशन में जो है कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे। तो 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में जो है ये क्या है, अधिवेशन में नहीं चुने गए थे। तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, यहाँ पे जो है कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो ऑप्शन रहता वो हरिपुरा अधिवेशन में था। तो इसका जो करेक्ट आंसर करने होगा वो केवल 2 और 3, तो इसका ए हो जाएगा। ठीक है। फिर आते हैं निम्नलिखित में कौन से नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे। तो कौन से इसमें जो है आचार्य नहीं थे, तो इसमें जो है कौटिल्य जो है वो जो है नालंदा विश्वविद्यालय के जो है आचार्य नहीं थे। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय के जो प्रसिद्ध आचार्य में जो था वो नागार्जुन है, शिलभद्र है, शांतरिचित शामिल है। तो कौटिल्य जो है हमारे पास जो है कौटिल्य चाणक्य मौर्य काल के थे। और तक्षशिला विश्वविद्यालय से वो संबंध थे। तो नालंदा से नहीं थे। नालंदा की जो है स्थापना जो है गुप्त काल में हुई थी। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। तो आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो है पहला जो है यहाँ पे जो है बेसिकली देखते हैं। तो पहला राजा नंद कुमार को मृत्युदंड, सालाबाई की संधि, बंदीवास की लड़ाई, टीपू सुल्तान की मृत्यु। तो बंदीवास का युद्ध जो है हमारे पास जो है बंदीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। तो बंदीवास का जो है यहाँ पे ये जो है 1760 में बंदीवास का। और यहाँ पे जो है राजा नंद कुमार को मृत्युदंड, तो राजा नंद कुमार को जो मृत्युदंड है यहाँ पे इसको जो है 1775 में हो गया, इसका मिला था 1775 में। फिर जो है हमारे पास जो है सालाबाई की संधि जो है वो ट्रीटी ऑफ जिसको सालाबाई, तो ये जो है हमारे पास जो है ये हमारे पास हुआ था 1782 में इसका हुआ था। ठीक है, 1782 में। और फिर जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है हमारे पास जो है 1799 में। कमेंट में बताइएगा कि टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है किस युद्ध में हुई थी। तो इसका जो ये कमेंट में आप बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1760 हो जाएगा, 1775 हो जाएगा, 1782 हो जाएगा, 1799 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कर देगा 3124। फिर बिहार में निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। तो जो है हमारे पास जो है सबसे पहला जो है बिहार बंधु जो है। तो जो बिहार का पहला समाचार पत्र जो था पटना हर का बिहार का जो पहला था ये क्या था, बिहार बंधु था। ठीक है। तो बिहार बंधु जो है 1872 में जो है अखबारे बिहार और जो है फिर बिहार हेराल्ड के बाद आया है। और पटना हरकारा जो है वो 1875 में शुरू हुआ। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे पास हो जाएगा बिहार बंधु हो जाएगा। ठीक है। फिर आता है कि मिलान करें 125। तो यहाँ पे जो है कि
घटना, संगठन और उससे संबंधित व्यक्ति कौन है? तो चंपारण सत्याग्रह से जो है कौन से? तो चंपारण सत्याग्रह से जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, वो जो महात्मा गांधी के साथ जो है अहम भूमिका निभाई थी। आजाद दास्ता जो है वो हमारे पास जो है जयप्रकाश नारायण जो है, इसका आंसर जयप्रकाश नारायण जो है 1942 के जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है भूमिगत गुरिल्ला दस्ता जो है वो हुआ। 1940 का जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है हमारे पास है, तो श्याम नारायण सिंह जो है बिहार से जो है पहले जो है व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। फिर किसान सभा बिहार जो है सहजानंद सरस्वती जो है संस्थापक और प्रमुख नेता भी थे। तो किसान सभा का जो आंसर जो होगा वो क्या जो सहजानंद सरस्वती। तो यहाँ पे जो है डी का 3 है, तो डी का 3 जो है एक ही ऑप्शन में है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। ठीक है। फिर निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए हुए 4 शब्दों में तीनों में से एक प्रकार की समानता है तथा चौथा भिन्न है। भिन्न शब्दों को ज्ञात करें। ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका जो है भिन्न जो टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है या पेरिस्कोप है, तो यहाँ पे जो दूरबीन हमारे पास जो है दूरबीन है या सूक्ष्मदर्शी यंत्र है या फिर हमारे पास जो है माइक्रोस्कोप है, तो ये सारे क्या है कि एक ऑप्टिकल उपकरण है जो दूर को जो है दूर या फिर छोटी वस्तु को जो है देखने में मदद करती है। स्टेथोस्कोप जो है ये क्या है? एक चिकित्सा उपकरण है। ठीक है। चिकित्सा हम लोग करते हैं जिसका इस्तेमाल क्या करता है कि हृदय और फेफड़ों की ध्वनियां सुनने के लिए हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टेथो आला जी, आला बोलते हैं। अब इसमें जो है इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ओ एम एफ ए ये सबको अगर मान लिया आपको चाहिए रीजनिंग का, मैथमेटिक्स का, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो डिटेल सोल्यूशन भी इसका हम लोग जो है पब्लिश कर देंगे, बिहार शिक्षा सर्किल की तरफ से पब्लिश कर दिया जाएगा। फिर 128 है कि मुकेश जो है इसका जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ससुर जगह। ये सबको जो है हम लोग डायरेक्ट पहले से सॉल्व किया है, हमारी टीम ने सॉल्व किया, तो इसको पहले बता दे रहे हैं। ठीक है। 129 का यहाँ पे जो है इसका जो हम सवाल भी नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा, इष्ट होगा और आप मिला लीजिएगा अपने जो क्या मार्क क्या है। 130 का जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा? ए मोहिंदर हो जाएगा। और फिर 131 जो है 131 का जो आंसर जो होगा 16th हो जाएगा, 16वां इसका आंसर आ रहा है। फिर 132 जो है यहाँ पे मैथमेटिक्स का है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? B77 हो जाएगा। 133 हमारे पास जो है 133 का जो है हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो 950 आ रहा है, डी आ रहा है। और यहाँ पर जो 134 है, तो 134 का जो करेक्ट आंसर हमारे पास बन के आ रहा है वो 35 आ रहा है। 135 हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, उसका जो वन के जो हमारा आंसर आ रहा है वो ये डी आ रहा है। ठीक है। 136 जो है हमारे पास देखते हैं 136, तो 138वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते थे? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो 5 होगा कि 38वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में जो है बिहार खिलाड़ी जो है 5 कांस्य पदक जीते थे। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है 136 का बी हो जाएगा। फिर कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार में कौन कौन से जिलों को लाभ होगा? तो बेसिकली कोसी मेची लिंक परियोजना जो है बिहार के उत्तर पूर्वी जिला जो है अररिया हो गया, पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया और कटिहार है, इन सबको सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर जो हमारे पास क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 138 है किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? शास्त्रीय भाषा को किसको दर्जा प्राप्त है? तो जो है भारत में जो है तेलुगु जो है और कन्नड़ है और उड़िया जो है और मराठी जो है हमारे पास जो है तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, संस्कृत, तमिल, मराठी, ये सब कई भाषा जो है हमारे पास जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। बंगाल को अभी तक दर्जा नहीं मिला है। ठीक है। 2024 तक में तो अभी बंगाल को दर्जा नहीं मिला है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली क्या है कि तेलुगु जो है हमारे पास क्या हो जाएगा? तेलुगु जो है तो तेलुगु को जो है शास्त्रीय दर्जा है, इसको 2008 में मिला था। फिर हमारे पास जो है मराठी का जो है मराठी को इसको 2024 में इसको जो है क्लासिकल लैंग्वेज शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इसका जो है आंसर जो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक में से अधिक। ठीक है। फिर यहाँ पे है कि नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण शिक्षा और जैव विविधता आईबीए के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो यहाँ पे जो है सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिकली क्या है कि वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है क्या है एक वर्ल्ड लेवल पे वैश्विक पक्षी संरक्षण संगठन है, जो कि बिहार के भागलपुर जिले में नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य का जो है महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में जो है इसको जो है मान्यता दी गई है। ठीक है। अब आते हैं 140 का भी कि राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जो है 2025 में जो है 24 अप्रैल को
मुख्य कार्यक्रम बिहार के जो है मधुबनी जिले में आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर 140 का भी हो जाएगा। फिर लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे जो है लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन जो है नासा का एक छोटा उपग्रह मिशन था। तो जिसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था कि चंद्रमा की सतह पे जल H2O और हाइड्रोक्सिल का पता लगाना था, OH को पता लगाना था, उसका मानचित्र चित्रण करना था। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा की सतह पे जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 141 का ए होगा। अफ्रीका नर्स से अभिप्राय किन लोगों से है? तो अफ्रीका नर्स जो है हमारे पास जो है दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले जो है डच, जर्मन और फ्रेंच बस का वंश जो है उनके श्वेत अल्पसंख्यक समुदाय है। तो जो अफ्रीकांस भाषा बोलता है, तो इसमें जो है इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह है, ये है। 143 आते हैं। बोलते हैं कि उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया था? तो इसका जो है इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारे पास जो हो जाएगा भारतीय पुरातत्व संरक्षण जो ASI है और वर्ल्ड मॉन्यूमेंटल फंड इंडिया जो है दिल्ली में 16वीं शताब्दी की राजा को बावली के संरक्षण और जीर्णोद्धार का कार्य पूरा किया है। तो यहाँ पे राजो की बावली, तो यहाँ पे जो है राजो की बावली, पीके फिल्म का राजो की बावली। फिर आते हैं न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया? तो इसका जो हमारे पास जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा एरिक एडम्स। तो न्यूयॉर्क शहर के जो मेयर जो है एरिक एडम्स जो है 14 अप्रैल 2025 को शहर में जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस जो है घोषित किया, ठीक है। फिर है हमारे पास जो है यूरो यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नाम क्या है? तो यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी आदर्श वाक्य जो परमानेंट स्लोगन था यूनाइटेड बाय म्यूजिक, मतलब संगीत से एकजुटता। तो यूनाइटेड बाय म्यूजिक जिसे जो है 2023 कॉन्टेस्ट में जो है पेश किया गया था। फिर इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? तो यहाँ पे जो है ये तो है कि ये श्रीहरिकोटा का जो है इसरो का 100वां प्रक्षेपण था और उसमें जो है NVS-02 उपग्रह को ले जाया गया था। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक में से अधिक, ठीक है। फिर 147 G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? तो बेसिकली यहाँ पे जो है क्या सत्य है? तो यह रियो डी जिनोरियो में आयोजित हुआ, ये सही है। इसका विषय था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट, ये भी सही है। रियो डी जिनोरियो घोषणा पत्र में अरबपतियों पर कर लगाने पे जोर दिया गया था। तो ये इसका जो है इसका ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ए और बी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 147 का डी हो जाएगा। 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किसके समझौते पर सहमति बनी थी? तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा नवंबर 2024 में जो है बाकू जो है अजरबैजान में जो है यहाँ पे जो है उन्हें UNFCCC COP सम्मेलन का एक प्रमुख परिणाम यह था कि जो विकसित देश जो है 2030 तक जो है विकासशील देशों को जलवायु वित्त के रूप में प्रतिवर्ष कम से कम $500 बिलियन उपलब्ध कराने का जो है आह्वान करेगा। तो यहाँ पे जो बेसिकली करेक्ट आंसर जो हमारे पास विकसित देशों से 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर 149 है कि हमारे पास जो है 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पे दक्षिण कोरियाई लेखिक जो है लेखिका है दक्षिण कोरियाई लेखिका जो हांगकांग है उनको जो है 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला और उनके उपन्यास जो है द वेजिटेरियन जो है 2016 में उनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे पास क्या होगा कि सी हो जाएगा। अब लास्ट सवाल आते हैं 150 क्या है कि निम्नलिखित में नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया था? तो यहाँ पे जो मृत घोषित किया गया, मृत का मतलब होता है कि जो अब गतिशील नहीं है, वो बर्फ जमा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो मई 2025 में जो है नेपाल के जो है याला ग्लेशियर जो है जो देश का सबसे पुराना ग्लेशियर में से एक था, तो वो जलवायु परिवर्तन के कारण जो है पिघलने और सिकुड़ने के कारण जो है उनको जो है क्या कर दिया गया, मृत घोषित कर दिया। तो यहाँ पे याला ग्लेशियर है। तो यहाँ पे जो है हमने जो है कंप्लीट जो है आपका जो है 71st BPSC प्रीलिम्स का एग्जाम एनालिसिस किए। आपको वीडियो कैसा लगा, आपका एनालिसिस कैसा लगा और जो भी कुछ कमियां खामियां हुए आप उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। हम इसको जो है दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।